नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में और मैं हूं राजश्री आपके साथ। और आज देश की बात में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंगों का जो दौर जारी है, इन तमाम बैठकों से क्या कुछ निकलने वाला है और किस तरह से सरकार अब और अधिक सतर्क होना चाहती है, खासकर आतंकवादियों के कायराना हरकतों से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने पीएम मोदी को हमले की पूरी जानकारी दी, तो गृह मंत्री ने सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की बैठक की। वहीं जम्मू में भी सीएम महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग्स हुई। अमरनाथ यात्रा का संचालन करने वाले अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई है और इस घटना के बाद की तमाम स्थितियों की जानकारी ली है। केंद्र सरकार की ओर से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में कैसे हो गई ये घटना, क्यों हुई ये घटना, कहाँ चूक रह गई, इसे समझने की जरूरत है और ये हम समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। तमाम बैठकों के बीच क्या क्या बातचीत हो रही है, किस तरह से सरकार की रणनीति अब बनकर आ रही है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के सुरक्षा के लिए सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और राज्य पुलिस के करीब 1 लाख जवान मौके पर तैनात किए गए थे। यात्रा पर नजर रखने के लिए पहली बार ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इस पर हम पूरी एक तफसील से रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और इस पूरी घटना के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है जो हीरो बनकर उभरा है, जिसके एक कोशिश ने लगभग 50 यात्रियों की जान बचा दी। उस हीरो को भी सलाम करेंगे। उस हीरो का नाम है सलीम, वो बस का ड्राइवर जो दनादन गोलियों के बीच भी बस को रोका नहीं और लगातार चलता रहा। अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने यात्रियों की जान की रक्षा की और इसीलिए आज पूरा देश सलीम को सलाम कर रहा है। तो हम दिखाएंगे सलीम की प्रतिक्रिया और उसकी बहादुरी की ये गाथा भी। इसके अलावा बात करेंगे राजनीति की भी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार भले न उतार पाया हो, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए फिलहाल महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर विपक्ष में सहमति बनती दिखाई दे रही है। उधर बिहार में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं और विपक्ष उन पर हावी होता दिख रहा है और पक्ष और उनके साथ खड़े जेडीयू के नीतीश कुमार अब उनसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। जेडीयू की आज भी बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को पाक साफ होने का सबूत मांगा और कहा आरजेडी से कि नीतीश कुमार ने कि तेजस्वी यादव पर 4 दिन के अंदर आरजेडी कोई फैसला ले ले, नहीं तो नीतीश कोई सख्त कदम उठा सकते हैं। इस बीच आरजेडी ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं देंगे। तो बिहार में इस रस्साकशी पर हमारी पूरी नजर होगी और लालू और नीतीश के जुड़ने और बिखरने की पूरी कहानी भी। यूपी की योगी सरकार ने आज 3,84,000 करोड़ का अपना पहला बजट पेश किया है। अच्छी बात इसमें यह है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इस प्रावधान से किसान कितने लाभान्वित होंगे ये देखना होगा और किसानों तक ये पैसा कैसे पहुंचेगा, इसके लिए सरकार कौन से उपाय करेगी, ये भी हम देखेंगे, जांचेंगे। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों से अपने आय और खर्चे का विवरण न देने वाले करीब 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि मोदी सरकार की प्रमोशन नीति जो नौकरशाहों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। क्या है ये नीति और कैसे नौकरशाह इस नीति से परेशान से नजर आते हैं, हैरान से नजर आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे आपको कैसे 1975 की इमरजेंसी पर बनी मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है और तमाम दृश्यों, शब्दों, यहाँ तक कि विषय को लेकर ये फिल्म पहले से ही विवाद में थी। अब सेंसर बोर्ड ने इसके कई शब्दों पर कैची चलाने के लिए कहा है। वो शब्द कौन से हैं और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये हम दिखाएंगे आपको। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका लगा है, लेकिन भारत में तमाम जो नाम इस पेपर लीक में आए वो सभी शांत हैं, खुश हैं। पनामा पेपर लीक के मामले को भारत में कैसे डील किया जा रहा है और पूरा विश्व इस पूरे घटना को कैसे डील कर रहा है, इस पूरे खुलासे को कैसे अपने तरीके से ले रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अन्य देशों की राजनीति पर, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और आज विश्व जनसंख्या दिवस है।
तो अपने खास सेगमेंट सुनिए सरकार में हम बात करेंगे कि क्या वाकई बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक नकारेपन की वजह से जनसंख्या के बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ में बात इतिहास की भी होगी और बात एक ऐसे कलाकार की होगी जिसने हम सबको बहुत हंसाया है, लेकिन उस हंसी के पीछे उसकी मधुर आवाज़ भी अक्सर याद आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टुनटुन उर्फ उमा देवी की। तो आज हम उन्हें याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफ़र को। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की हर कोई निंदा कर रहा है। सियासी दल इस मुद्दे पर साथ दिख रहे हैं, तो वहीं हमले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी यात्रियों की सुरक्षा न कर पाने को लेकर पीड़ित परिवारों से माफी मांगी है हाथ जोड़कर। इस बीच सभी मृतकों के शवों को वायुसेना के विशेष विमान से सूरत लाया गया, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद अब इस यात्रा को लेकर सुरक्षा का खतरा और अधिक हो गया है, लेकिन यात्रा जारी है और 7 अगस्त तक चलती रहेगी। माफ कर दीजिए हमें, माफ करने हम हाथ जोड़ के सिर्फ माफी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने माफी मांगी। महबूबा ने कहा कि इस घटना से राज्य का सिर शर्म से झुक गया है। अमरनाथ यात्रा पर हमले की निंदा पूरे देश में हो रही है। लोग केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक सिर्फ आश्वासन देकर सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। वो तो भला हो उस बहादुर बस ड्राइवर का जिसने अपनी जान पर खेलकर बस को आतंकियों के चंगुल से छुड़ा लिया और दूर निकल गया। सोचिए क्या होता अगर यात्रियों से भरी पूरी बस आतंकियों के कब्जे में आ जाती। 8 बजे के करीब पहले सामने से फायरिंग किया था काज पर, और इतना फायरिंग चला हद से ज्यादा। इसके लिए मैं गाड़ी चलाता ही रहा, आड़स होके गाड़ी चलाता रहा। तो मेरा आड़स होने की वजह से जो ये भाई को लग गया सब गोली। नहीं, मेरे को नहीं लगी, मैं सो गया ना, तो इसके लिए भाई को लगी सब। ये मेरे बाजू में बैठा था। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं के शव वायुसेना के विशेष विमान से गुजरात के सूरत पहुंचे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। आतंकी हमले में गुजरात के 5 श्रद्धालु मारे गए थे। सीएम रूपाणी ने बहादुरी दिखाने वाले बस ड्राइवर की भी सराहना की। आतंकी हमले में महाराष्ट्र के भी 2 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। बस ड्राइवर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे जो कश्मीर से समाचार मिला कि उन पर फायरिंग हो रहा था, फिर भी वो बस को आगे लेकर सलामत स्थान पर उन्होंने 2 किलोमीटर दूर तक बस चलाकर बाकी लोगों की जान उन्होंने बचाई है। उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर अनंतनाग में जिस प्रकार से हमला हुआ, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, उसका हम निषेध करते हैं। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों से भारत कभी भी विचलित नहीं होगा। ये कायरता है, ये बुजदिली है। ऐसे बुजदिल और कायर आतंकवादियों को उनकी जगह दिखाने का काम निश्चित रूप से भारत सरकार करेगी। आतंकियों की कोशिश लोगों को डर दिखाकर अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना है, लेकिन इस घटना के बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आतंकवाद को पैरों के नीचे कुचलते हुए श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। भोले बाबा के जितने भी भक्त हैं उनके लिए कोई खास संदेश नहीं है। हम लोग बाबा के भक्त हैं। बाबा के भक्त के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आतंकवादी का हो, चाहे भी जिसका भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए करीब 1 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई है, जो 7 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। इसके लिए जम्मू कश्मीर में समूचे यात्रा मार्ग पर भारी सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। इसके बावजूद आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। खबरों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने 25 जून को ही श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था। बावजूद इसके घटना का होना कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था में खामी को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले का मंजर और ज्यादा भयावह होता अगर बस का ड्राइवर सलीम हिम्मत नहीं दिखाता। ड्राइवर सलीम उस खौफनाक लम्हों को याद कर अभी भी सहमे हुए हैं। वे कहते हैं कि उस वक्त खुदा ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी और फिर वो रुके नहीं। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि 5-6 आतंकवादी ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 2 बार इस बस को निशाना बनाया गया। ऐसे में ड्राइवर सलीम ने हिम्मत दिखाते हुए बस नहीं रोकी। आतंकी मिलिट्री कैंप तक बस पर गोलियां दागते रहे। ये चमत्कार ही है कि इतने लोगों में से 7 लोगों की मौत हुई और बाकी सभी बच गए। गुजरात के वलसाड़ में रहने वाले ड्राइवर सलीम के भाई जावेद को भी अपने भाई पर गर्व है। वो कहते हैं कि 7 लोगों की जान जाने का गम बहुत है, लेकिन सलीम ने 50 लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसके लिए उन्हें अपने भाई पर गर्व है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी ड्राइवर सलीम की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सलीम को बहादुरी पुरस्कार के लिए भी नामित करने की बात कही है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी देखा। उधर अमरनाथ यात्रियों पर हमला 2 आतंकी गुटों ने मिलकर किया है, ऐसा माना जा रहा है। लोकल मॉड्यूल की मदद से निहत्थे यात्रियों पर गोलियां बरसाई गईं। हमले के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट है। पूरी कश्मीर घाटी में चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हमले के बाद गृह मंत्रालय के साथ विभिन्न एजेंसियों की अहम बैठक हुई है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि यात्रा अब 7 अगस्त तक जारी रहेगी और इस यात्रा को लेकर इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के तमाम उपायों पर गौर किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक अमरनाथ यात्रियों पर हमले को अंजाम 2 आतंकी गुटों ने मिलकर दिया। घाटी में सक्रिय लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने मिलकर इस कायराना वारदात को अंजाम दिया। इस हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल नाम के आतंकी को बताया जा रहा है, जिसने स्थानीय मदद के जरिए इस घटना को अंजाम तक पहुंचाया। खबरों के मुताबिक हमले में 2 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकी शामिल थे। सचमुच में ऐसी घटनाओं के कारण से कश्मीर का नाम देश में बदनाम हो रहे और जो आतंकवादी ने जो दुष्कर्म दुष्कृत्य किया, उन लोगों को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। वो पाकिस्तान प्रेरित या लश्कर तोयबा प्रेरित जो भी हो, उनको छोड़ेंगे नहीं। क्या कदम इस बारे में उठाए जा रहे हैं? प्रधानमंत्री और सरकार इसे साझा करे। अगर 25 जून को ही इंटेलिजेंस इनपुट्स आए थे कि उग्रवादियों द्वारा ऐसा दुर्दांत हमला किया जाएगा, तो उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई? अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के तुरंत बाद से ही बैठकों का दौर शुरू हो गया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आईबी चीफ, रॉ प्रमुख और गृह सचिव समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने आतंकी घटना की निंदा की। कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडेम किया है और मैं कह सकता हूं कि कश्मीरियत की तरोताजगी आज भी कश्मीर के लोगों ने बरकरार रखी है। अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद देश के कई हिस्सों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हमले के बाद उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा के बड़े बड़े दावे खोखले कैसे साबित हुए। दावा किया गया था कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तमाम बातों का पूरा एहतियात रखा गया था। इसे ड्रोन से सुरक्षित किया गया था। तमाम फोर्सेज इसमें लगी हुई थी। ऐसे में आखिर सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, कहाँ गलती हुई, अब इसको ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आने वाले दिनों में ऐसी घटना कोई भी आतंकवादी दोहरा ना पाए। ये पहली बार नहीं जब अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमला हुआ हो। इससे पहले साल 2000 में भी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया था। इस हमले में 30 यात्रियों की मौत हुई थी। तो उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
इसके अलावा 2001 में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 2002 में 2 श्रद्धालुओं की मौत आतंकी हमले में हो गई थी। आतंकियों के निशाने पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा ही नहीं, आतंकियों ने पिछले कुछ वक्त में कश्मीर घाटी में बड़े पैमाने पर आतंक की साजिश रची है। हाल ही में अनंतनाग में आतंकवादियों ने घात लगाकर किए हमले में पुलिस अधिकारी फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इसी तरह पिछले साल 18 सितंबर को उरी सेक्टर में LOC के पास भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए। भारत ने POK में सर्जिकल स्ट्राइक कर इसका बदला लिया था। एक और बड़ा हमला पिछले साल जनवरी में आतंकवादियों ने पठानकोट में स्थित वायुसेना के बेस को अपना निशाना बनाया था। 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद एयरबेस को आतंकियों से पूरी तरह खाली कराया जा सका था। इस ऑपरेशन में 7 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। ये कुछ बड़ी घटनाएं महज उदाहरण भर हैं। आतंकियों ने पिछले कुछ वक्त में घाटी में कई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें कई जवान शहीद हुए और कई आम नागरिक मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन ये जो सवाल है वो अपने आप में बेहद अहम है कि आखिर ऐसे तमाम इंतज़ाम के बाद भी ये घटना हुई कैसे, और जिन जिन दावों को किया गया था वो सारे दावे झूठ कैसे साबित हो गए। अमरनाथ यात्रा का संचालन करने वाली अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा द्वारा बुलाई गई आपातकालीन बैठक में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले पर विचार विमर्श किया गया। खुफिया एजेंसी ने अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के पहले ही हमले की चेतावनी दी थी। 25 जुलाई को आई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि यात्रियों पर हमला हो सकता है। इस रिपोर्ट में 100 से ज्यादा यात्रियों को निशाना बनाने की बात कही गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए गए थे। कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेना, CRPF, BSF और राज्य पुलिस के करीब 1 लाख जवान मौके पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन इस यात्रा पर नजर रखने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। इसके बावजूद सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मुनीर खान ने मीडिया को बताया कि यह हमला लश्कर के चरमपंथियों ने किया, जिनकी जड़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने इस बारे में और जानकारी नहीं दी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित मुख्य विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की निंदा की है। महबूबा ने कहा कि हमला कश्मीर के उस लोकाचार को झटका है जो मेहमानों को मेजबानों द्वारा सुरक्षा की मौखिक गारंटी देता है। केंद्र सरकार की ओर से भारत पाक सीमा को सील करने की बात भी कई बार कही गई, लेकिन ये हमला लचर सुरक्षा व्यवस्था को साफ दर्शाता है, और अगर समय रहते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नहीं की गई तो आतंकियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के बाद यूपी की योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गई है। सरकार ने शासन प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं से भी यात्रा के दौरान अपना पहचान पत्र लेकर जाने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे दिखाया जा सके, इसकी जांच की जा सके। कांवड़ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु अपना ID प्रूफ अपने साथ रखें, जिससे किसी भी प्रकार की उसमें अगर पहचान का कोई संकट न हो, क्योंकि अगर कहीं पर कोई त्वरित कार्रवाई करनी हो सुरक्षा बलों को, तो उस समय पहचान का कोई संकट किसी के सामने ना आने पाए। इस दृष्टि से इस प्रकार की भी अपील उनसे की गई है। उधर राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार के विपक्ष से अलग रुख के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने गोपाल कृष्ण गांधी के रूप में एक ऐसे प्रत्याशी की तलाश की है जिस पर मोटे तौर पर विपक्ष के सभी दलों के बीच सहमति है। गोपाल गांधी महात्मा गांधी के पौत्र हैं और वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और राजनयिक रह चुके हैं। इससे पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भी विपक्ष के सभी दलों के बीच उनके नाम की चर्चा हुई थी और तब भी किसी ने उनके नाम पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। हालांकि बाद में मीरा कुमार को विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, कुछ खास राजनीतिक कारणों की वजह से, लेकिन इस वक्त अब गोपाल कृष्ण गांधी का नाम ही सबसे आगे है और वही विपक्ष के उम्मीदवार बन रहे हैं उपराष्ट्रपति के लिए। 18 विपक्षी दलों ने मिलकर उपराष्ट्रपति पद के लिए महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को अपना उम्मीदवार चुन लिया है।
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी मौजूद थे। इसके अलावा सपा के नरेश अग्रवाल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे। जेडीयू की ओर से शरद यादव ने बैठक में हिस्सा लिया। सब लोग समर्थन दिया गोपाल कृष्ण गांधी, यूनानिमस, इट वाज यूनानिमस, ओवरवेलमिंग, नो अदर नेम वाज टेकन अप, ओनली गोपाल गांधी's नेम। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से गोपाल कृष्ण गांधी का नाम तय किया। खबरों के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए 13 और 14 जुलाई को अपना उम्मीदवार तय कर सकती है। हम समझे कि गोपाल कृष्ण गांधी जो एक हमारे देश के एम्बेसडर रह चुके हैं, हाई कमिश्नर रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, महात्मा गांधी के पोते हैं, सी राजगोपालाचारी हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल के पोते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम समझे इससे ज़्यादा बेहतर क्वालिफाइंग कैंडिडेट और कोई होगा। विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में संसद के मॉनसून सत्र के एजेंडे पर भी चर्चा की गई। संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। बैठक की शुरुआत में अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए मौन रखा गया। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम के ऐलान में देरी से सबक लेते हुए विपक्ष ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि अब तक सत्ता पक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम पहले ऐलान करने से विपक्ष को कुछ फायदा होता है या नहीं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली। यूं गोपाल कृष्ण गांधी की सिविल सोसाइटी में अपनी अलग पहचान है। राजनयिक रहते हुए उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई है। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने अपना राजनीतिक कर्तव्य बखूबी निभाया है। गोपाल कृष्ण गांधी के पूरे प्रोफाइल पर डालते हैं एक नजर। महात्मा गांधी के पौत्र गोपाल कृष्ण गांधी का जन्म 22 अप्रैल 1945 को हुआ था। गोपाल कृष्ण गांधी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की पढ़ाई की। 1968 से 1992 तक वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहे, जबकि 1985 से 1987 तक उन्होंने उपराष्ट्रपति के सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद साल 1987 से 1992 तक गोपाल कृष्ण गांधी राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव रहे। फिर 1997 में राष्ट्रपति के सचिव बने। गोपाल कृष्ण गांधी ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त में सांस्कृतिक मंत्री के पद का दायित्व भी संभाल चुके हैं। साथ ही लंदन में नेहरू सेंटर के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। गोपाल कृष्ण गांधी ने लिसोटो में भी भारतीय उच्चायुक्त का पदभार संभाला है। साल 2000 में वो श्रीलंका के भारतीय उच्चायुक्त रहे, जबकि 2002 में नॉर्वे में भारतीय राजदूत और आइसलैंड में भी बतौर भारतीय राजदूत अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गोपाल कृष्ण गांधी 2004 से 2009 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात बिहार की, जहां जारी राजनीतिक घमासान के बीच जेडीयू की आज अहम बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी ने सभी तरह के फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार पर छोड़ दिया है। नीतीश पर तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई का दबाव है। खबरों के मुताबिक बैठक में तेजस्वी यादव को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जिस पर आरोप लगा है उसे सामने आकर अपनी बेगुनाही का सबूत सबके सामने रखना चाहिए। उधर जेडीयू के वरिष्ठ नेता रमई राम ने बैठक से बाहर आने के बाद कहा कि सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी पर 4 दिन में फैसला ले सकते हैं, जबकि इसके ठीक उलट आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। बिहार की सियासत का ये अनोखा अंदाज है। कुर्सी दांव पर लगी है और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नाम सीबीआई की एफआईआर में सामने आने के बाद जेडीयू ने उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। अब तक विपक्षी ही उनका इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन अब जेडीयू की बैठक का जो नतीजा सामने आया वो भी तेजस्वी के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा है। हमने भी पूर्ण तौर पर यह तय कर लिया आज की बैठक में कि जिन पर आरोप, हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं,
जिन पर आरोप लगा है वो तथ्यों के साथ, पूर्ण विवरण के साथ जनता की अदालत के सामने, मीडिया के सामने, जनमानस की अपेक्षा है वो विवरण पेश करें। तो है कि सभी के सुन के पक्ष विपक्ष के जो उचित निर्णय होगा मुख्यमंत्री 4 देंगे, मतलब लालू परिवार को और समय दिया जाएगा। 4 दिन के बाद कुछ फैसला सुनाएगा। 4 दिन का 4 दिन के बाद। विपक्ष के साथ अब नीतीश कुमार भी तेजस्वी के पाक साफ होने का सबूत मांग रहे हैं, लेकिन इन सबसे बेफिक्र तेजस्वी क्रिकेट का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने उन पर बाउंसर फेंका है। सुशील मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि गेंद अब तेजस्वी के पाले में है, देखना होगा कि वो हिट विकेट होते हैं या छक्का मारते हैं। जिस घटक के मुख्यमंत्री हैं उनका भी स्टैंड आज साफ साफ आ गया है कि जिन पर आरोप लगे हैं वो आरोपों को तथ्यों के अनुसार बिंदुवार जनता की अदालत में एक एक आरोप का जवाब दें। अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में थी, अब लौट कर गेंद क्रिकेट का बॉल और तेजस्वी के पाले में चला गया। अब वो हिट विकेट होते हैं कि सिक्सर मारते हैं, क्या होता है ये आगे आने 4-5 दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बीजेपी को पता है कि नतीजा कुछ भी हो, इस लड़ाई में जीत उसकी ही होनी है। अगर गठबंधन में दरार पड़ती है तो बीजेपी के पास उस दरार से रास्ता बनाकर नीतीश से हाथ मिलाने का मौका होगा, और अगर गठबंधन बरकरार रहता है तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो हाथ में है ही। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के अनमने बयान से साबित हो गया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बिहार में असल लड़ाई अब सुशासन और कुशासन के बीच फंस गई है। एक और जहां नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का अपना तमगा बचाए रखना है, तो वहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा लालू परिवार पर भी खुद को बेगुनाह साबित करने का दबाव बना है। इन सब के बीच बीजेपी पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं आरजेडी नेता रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे का सवाल नहीं उठता है। पूर्वे ने तेजस्वी के पथ निर्माण विभाग में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ भी की और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाए। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान इस बात से अवगत है कि श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्य डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, भवन निर्माण मंत्री के रूप में, पथ निर्माण मंत्री के रूप में अति संतोषजनक और सराहनीय रहा है, और कहीं भी इस अवधि में कोई आरोप इन पर नहीं लगा है। इसलिए इनके रिजाइनेशन का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उधर आरजेडी की राज्यसभा सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय आज पहुंची। मीसा भारती केंद्रीय जांच एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में मामले की जांच अधिकारी के सामने पेश हुई। मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने 8 जुलाई को मीसा और उनके पति शैलेश कुमार के दिल्ली स्थित फार्म हाउसों और कंपनी पर छापेमारी की थी। खबरों के मुताबिक मीसा से पूछने के लिए ईडी के अधिकारियों ने करीब 40 सवालों की लिस्ट तैयार की। तो बिहार में आरजेडी के लिए परेशानियों का दौर है और गठबंधन भी संकट में पड़ा है। उधर बीजेपी बार बार कह रही है कि यदि नीतीश कुमार का गठबंधन टूटता है तो बीजेपी जेडीयू को बाहर से समर्थन देगी और सरकार बचा लेगी। इधर उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में 3.84 लाख करोड़ का बजट दिया, जो यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने लगभग सभी वर्गों और योजनाओं का ध्यान रखते हुए अगले 5 सालों में प्रदेश की विकास दर को 10% करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को भी बजट में शामिल किया गया है। बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 19 मार्च को बनी योगी सरकार ने करीब 3 महीने के बाद 3,84,000 करोड़ रुपए का अपना पहला बजट पेश किया। इसमें 55,781 करोड़ रुपए की नई योजनाएं,
वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि गरीबी को खत्म करना सरकार का लक्ष्य है। ये बजट गरीबों, बेरोजगारों और किसानों के लिए। सरकार ने 2017-2018 के बजट में फसली ऋण माफ करने के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। सरकार ने बैंकों को भी आदेश दिया कि लाभ के दायरे में आने वाले किसानों को नोटिस न भेजा जाए। शीघ्र उन किसानों को बकाया फसली ऋण की अदायगी राज्य सरकार द्वारा किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। किसानों द्वारा ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण एनपीजी हो चुके खातों के लिए बैंक से विमर्श कर एकमुश्त समाधान योजना लाई जाएगी। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस योजना से आच्छादित किसी भी कृषक को कोई नोटिस देकर परेशान नहीं किया जाए। मैं इस सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि फसली ऋण मोचन के लिए बजट में 36,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी है। योगी सरकार जल्द ही टेक्सटाइल पॉलिसी लेकर आएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड को दिल्ली से एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए केंद्र से अनुरोध किया गया है। साथ ही पूर्वांचल के विकास का बजट ध्यान में रखा गया है। कानपुर, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर में मेट्रो का प्रस्ताव है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़, जबकि बुंदेलखंड की खास योजनाओं के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव है। इस बजट में जहां एक और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आधुनिकता के पथ पर त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए अनेकों कार्यक्रम योजनाएं बजट में शामिल हैं। इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश के 5 नगरों में मेट्रो, औद्योगिक निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन नीति 2017, विशेष निवेश बोर्ड का गठन, सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था, मेक इन यूपी को बढ़ावा, पावर फॉर ऑल आदि कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र को दिल्ली से एक्सप्रेसवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकरण द्वारा जोड़े जाने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है। योगी सरकार के पहले बजट में इसके अलावा जिन चीजों का ऐलान हुआ, उसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वालों को 1 लाख रुपए का अनुदान, स्कूलों में बच्चों को बैग बांटने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा राज्य में 33,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब देखते हैं नेशनल टॉप 5 खबरें। सत्तारूढ़ नागालैंड पीपल्स फ्रंट में नेतृत्व संकट के बीच राज्यपाल पीबी आचार्य ने मुख्यमंत्री श्री होजेली को कहा कि 15 जुलाई से पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। राजभवन की ओर से जारी विज्ञप्ति की माने तो पूर्व मंत्री टीआर जेलियांग की ओर से नई सरकार के गठन का दावा करने के बाद ये निर्देश सामने आया। गृह मंत्रालय ने योगी सरकार के 6 से ज्यादा मंत्रियों सहित कई नेताओं की सुरक्षा लौटाने का आदेश जारी किया। आदेश में जिनकी सुरक्षा वापस ली गई उनमें X, Y और Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त माननीय शामिल हैं। केंद्र ने कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोदी सिंह की सुरक्षा वापस ली गई। वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक की सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवान भी वापस लिए गए हैं। इसके अलावा मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, एसपी बघेल के साथ बीजेपी नेता जुगल किशोर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक की सुरक्षा भी वापस ले ली गई। जीएसटी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। जीएसटी हेल्प डेस्क को एक दिन में 10,000 कॉल मिल रही हैं, जिसमें जीएसटी से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सवालों में एक लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि मैं अपना पंजीकरण कैसे कराऊं। इसके अलावा पासवर्ड भूलने से संबंधित सवाल भी बड़ी संख्या में पूछे जाते हैं। पुलिस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नितेश राणे को एक वरिष्ठ सरकारी अफसर पर मछली फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पिछले हफ्ते एमएलए नीतीश पर आरोप लगा था कि सिंधुदुर्ग में एक बैठक के दौरान अफसर पर मछली फेंकी थी। कई चैनल्स ने घटना का वीडियो चलाया था। वीडियो में राणे को मत्स्य विभाग के कमिश्नर से उसके दफ्तर में बात करते देखा गया। सरकार ने पिछले 3 वर्षों या उससे भी अधिक समय से अपनी सालाना आय और खर्चों का विवरण न देने वाले करीब 6,000 एनजीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आय और खर्चे का विवरण न देकर नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में इन गैर सरकारी संगठनों का विदेशी चंदा हासिल करने का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 5,992 संगठनों को कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है, क्योंकि इन संगठनों ने पर्याप्त मौका दिए जाने के बावजूद विदेशी योगदान अधिनियम के तहत अपना वार्षिक रिटर्न अपलोड नहीं किया है।
कम से कम 6000 एनजीओ के लाइसेंस पर खतरे की घंटी मंडरा रही है। गृह मंत्रालय ने इन सभी एनजीओ को विदेशी चंदे की फंडिंग को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कार्यवाही तब तक की है जब तक इन सभी एनजीओ ने पिछले 5 साल के अपने इनकम और खर्च का ब्यौरा मंत्रालय को नहीं दिया है। जिन एनजीओ को नोटिस भेजा गया है उसमें नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी शामिल है। मंत्रालय ने 8 जुलाई को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। सभी एनजीओ को 23 जुलाई तक अपने जवाब दाखिल करने होंगे। अपने नोटिस में मंत्रालय ने पूछा कि क्यों न उनका फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट यानी कि FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। नोटिस में इन एनजीओ से पिछले 5 साल के आय व्यय का ब्यौरा न देने के बारे में पूछा गया है। इस साल मई में मंत्रालय की ओर से 18,523 एनजीओ को नोटिस जारी करके 14 जून तक देश और विदेश से मिल रही मदद और उनके व्यय का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था। लगभग 20,000 एनजीओ FCRA के तहत रजिस्टर्ड है। नवंबर 2016 में सरकार ने 11,000 एनजीओ को निर्देश दिया था कि अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 28 फरवरी 2017 तक आवेदन करें। इसके बाद फरवरी 2017 तक 3,500 से ज्यादा एनजीओ ने अपने रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए आवेदन दिया। रिन्यूअल एप्लीकेशन न भरने के चलते लगभग 7,000 से ज्यादा एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है। मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि नियम के अनुसार विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे एनजीओ को विदेशी अंशदान अधिनियम यानी कि FCRA के तहत पंजीकरण कराना, एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करना और इस खाते को प्रमाणित करना अनिवार्य होता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर मोदी सरकार ने अपने बाबुओं के प्रमोशन पॉलिसी में आमूल चूल परिवर्तन किया है। सरकार अब सिर्फ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर ही नौकरशाहों को प्रमोशन नहीं देगी, बल्कि ईमानदारी, निष्ठा और कठिन परिश्रम की क्षमता को भी तवज्जो दिया जाएगा। इसे केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये तमाम चीज़ों के तय करने के लिए अलग अलग तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। हालांकि अभी ये इतनी पारदर्शी नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के इस प्रयास को अलग तरीके से देखा जा रहा है। प्रमोशन से जुड़ी मोदी सरकार की नई नीति नौकरशाहों के लिए मुश्किलों का सबब बन सकती है। प्रमोशन के लिए मोदी सरकार की नई नीति में सालाना गोपनीय रिपोर्ट ACR के साथ ही अफसरों की ईमानदारी, प्रतिष्ठा, काबिलियत और कठिन परिश्रम करने की क्षमता जैसी तमाम चीजों को आधार बनाया जाएगा। खबरों के मुताबिक ऐसा पहली बार होगा जब नौकरशाहों के प्रमोशन के लिए ऐसी नीति अपनाई जाएगी। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद नरेंद्र मोदी ने 5 रिटायर्ड पूर्व सचिवों को नई प्रोन्नति नीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस कमेटी ने नौकरशाहों के कामकाज को परखने के लिए 7 मानक तय किए हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता, काम को अंजाम देने की कुशलता और प्रशासकीय कौशल शामिल है। खबरों के मुताबिक इस नीति के तहत उन अधिकारियों को ईमानदार माना जाएगा जो घूस या कमीशन नहीं लेते, कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसलों को प्रभावित या लंबित नहीं करते और जो निहित स्वार्थों के वश में आकर फैसले नहीं लेते। प्रमोशन की नई नीति में अधिकारियों को प्रमोट करने के लिए उनकी कार्यशैली और कार्यक्षमता की गहन जांच की जाएगी। खबरों के मुताबिक सरकार ने प्राइवेट कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दूसरे देशों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद ये नीति तैयार की है। इससे पहले केंद्र सरकार किसी नौकरशाह से ईमानदारी का फैसला केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर करती थी। CVC की रिपोर्ट में किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप का तभी जिक्र होता था जब उसका कोई दस्तावेजी प्रमाण हो, लेकिन इस नीति में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बाद नौकरशाहों को प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर देश भर में मवेशियों का व्यापार करने वालों को कुछ राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं को वध के लिए बेचने और खरीदने को लेकर जारी अधिसूचना के नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर देश भर में रोक लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस अधिसूचना में नियमों में बदलाव कर दोबारा अधिसूचित इसे नहीं करती, तब तक ये रोक बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार जब दोबारा अधिसूचना जारी करे तो लोगों को पर्याप्त वक्त दिया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इन नियमों में बदलाव करने में करीब 3 महीने का वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नए नियम बनेंगे तो कोई भी कोर्ट में चुनौती दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि केंद्र का नोटिफिकेशन भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है क्योंकि यह मवेशी व्यापारियों के अधिकारों का हनन करता है। उधर सतलुज यमुना लिंक नहर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से कहा है कि वह पहले नहर का निर्माण
कार्य पूरा करे। पानी के बंटवारे की बात बाद में होगी। पंजाब लगातार राज्य से एक भी बूंद किसी अन्य राज्य को न देने की बात कर रहा है, जबकि हरियाणा सतलुज के पानी पर अपना अधिकार बताता रहा है। मामले की सुनवाई अब 7 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2016 को पंजाब टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार कर दिया था। पंजाब सरकार के फैसले की संवैधानिकता पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी और सभी 4 प्रश्नों का उत्तर नहीं में दिया था। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अतीत में भी सीमा विवादों से निपट चुके हैं और इस बात का कोई कारण ही नहीं है कि इस पर दोनों देश इससे नहीं निपट पाएंगे। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के ठीक बीच में ही विदेश सचिव जयशंकर ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान संबंधों की 25वीं वर्षगांठ पर सिंगापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भारत और चीन हमेशा से बातचीत करके रास्ता निकालते रहेंगे हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। भारत और चीन के तल्ख संबंधों पर विदेश सचिव एस जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने भारत आसियान संबंधों की 25वीं सालगिरह के मौके पर चीन को सीख दी। सिंगापुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जयशंकर ने चीन के अड़ियल रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चीन को मतभेदों को विवाद में तब्दील नहीं करना चाहिए। आज के उथल पुथल भरे माहौल में भारत चीन संबंध स्थिरता ला सकते हैं। विदेश सचिव ने कहा कि आसियान देशों के साथ बड़े पैमाने पर भारत के संबंध बने हैं। बदलते माहौल में सब जानते हैं भारत चीन के संबंधों का सीधा प्रभाव इन देशों पर पड़ेगा। 2 बड़ी शक्तियों के उभार में आने वाली दिक्कतों के बारे में हर कोई परिचित है। उन्होंने कहा कि एशियाई देशों पर भारत और चीन के संबंधों का प्रभावी असर पड़ेगा। एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत चीन संबंध वास्तव में बहुमुखी है। ये केवल भारत और चीन का निजी मामला नहीं है, बल्कि इस मामले में एशिया समेत पूरा विश्व दिलचस्पी रखता है। भारत और चीन के बीच बेहतर संबंध स्थिरता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को झटका लगा है। इस मामले में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई संयुक्त जांच दल यानी JIT ने शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज करने की सिफारिश की है। JIT ने शरीफ और उनके बच्चों के पास आय से अधिक संपत्ति का आरोप सही पाया है। जांच दल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। सरकार इस बार जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के जरिए लोगों का सशक्तिकरण और राष्ट्र का विकास के थीम पर मना रही है, लेकिन शिक्षा और रोजगार की कमी की वजह बढ़ती आबादी को मानने पर देश में खासी बहस छिड़ी हुई है। बल्कि बढ़ती आबादी को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। क्या वाकई बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप है? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक नकारेपन की वजह से जनसंख्या के बढ़ने को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? इस पर गौर करने की जरूरत है, खासकर सबसे बड़े लोकतंत्र की असली ताकत क्या है? क्या ये जनसंख्या है या विकास? समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। सुनिए सरकार में। बढ़ती जनसंख्या को अभिशाप माना जाता है। देश की हर मूलभूत समस्या के पीछे जनसंख्या को जिम्मेदार ठहरा देना एक मन भावन तरीका बन गया है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, अशिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण वगैरह सबके लिए आबादी को जिम्मेदार ठहराना बेहद आसान है। जनता आसानी से समझ जाती है कि आबादी बढ़ने से संसाधनों के हिस्से बढ़ जाते हैं और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन देश की आबादी देश की सबसे बड़ी मानव संसाधन संपदा है। अर्थव्यवस्था में मानव संसाधन का भी मूल्यांकन होता है। उसकी उत्पादन क्षमता से राष्ट्र का विकास संभव होता है। इसके लिए चीन की मिसाल से समझना होगा। चीन ने 1950 से 1980 के बीच जनसंख्या नियंत्रण किया तो 1990 में कामकाजी युवाओं की बड़ी तादाद की वजह से चीन की विकास दर अप्रत्याशित रूप से 10% रही। इसके बाद 2010 के बाद हालात बदले। 1950 से 1980 के बीच पैदा हुए लोग अब वृद्ध होने लगे, परंतु 1980 के बाद संतान कम पैदा होने के कारण 2010 के बाद कामकाजी वयस्कों की तादाद घटने लगी। उत्पादन में पहले होने वाली वृद्धि में ठहराव आ गया क्योंकि उत्पादन करने वालों की संख्या घटने लगी।
साथ साथ वृद्धों की देखभाल का बोझ भी बढ़ता गया, जबकि उस बोझ को उठाने वाले लोगों की संख्या घटने लगी। आज के दौर में चीन में वृद्धों की संख्या के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कामकाजी वयस्क हैं, लेकिन इस दशक के अंत तक इनकी तादाद केवल 2 गुना रह जाएगी। बल्कि कई ऐसे परिवार होंगे जिसमें एक नौकरी पेशा व्यक्ति को माता पिता के अलावा बाबा दादी और परबाबा और परदादी की देखभाल करनी पड़ सकती है। बहुत से जानकारों का मानना है कि 2010 के बाद चीन की विकास दर में आ रही गिरावट का कारण कार्यरत वयस्कों की घटती जनसंख्या है। जाहिर है, सियासी और प्रशासनिक नाकामी को ढकने के लिए आबादी को जिम्मेदार ठहराना आसान काम है। संसाधनों का असमान वितरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, कुस्वास्थ्य वगैरह राजनीतिक तंत्र की कमियां चीन की विश्व शक्ति बनने के पीछे उसकी जनशक्ति ही है। लेकिन चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ अपने नागरिकों की उत्पादकता का विकास तेजी के साथ किया। संसाधन, तकनीक, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाकर दुनिया में सबसे सस्ता उत्पादक देश बन गया। यह अलग बात है कि चीन के उत्पादन में गुणवत्ता के स्तर पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए चीन से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लोगों को उत्पादक मानव संसाधन बनाने के बजाय आबादी कम करना भारत को सबसे सस्ता तरीका नजर आता है। यही नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिखाई नहीं देती। सबसे ज्यादा आबादी और सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे अद्भुत रिश्ता है। देश में लोकतंत्र पर भी इससे गहरा असर पड़ रहा है। वोट बैंक की राजनीति की वजह से देश कबीलों में बंटता जा रहा है। हिंदू आबादी को एकजुट करने की कोशिशें हो रही हैं, तो मुसलमानों की भीड़ दिखाकर उनमें डर पैदा किया जा रहा है। इसी तरह मुस्लिम रहनुमा भी हिंदू आबादी का खौफ दिखाकर लोकतंत्र का मजा लूट रहे हैं। बहुतायत राजनीतिक दलों ने तो आबादी के हिसाब से जातियां पकड़ ली हैं, या यूं कहा जाए कि जाति विशेष के नेताओं ने राजनीतिक दल बनाकर पिछले 3 दशकों से खूब सत्ता का सुख भोगा है। हालात ये हो गए कि लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद बनता जा रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस बनता जा रहा है। बारीकी से देखा जाए तो देश बंटता भी जा रहा है। राजनीतिक धार्मिक बंटवारा हो रहा है, मोहल्ले बंट रहे हैं। असुरक्षा की वजह से बन रहे हैं देश के भीतर छोटे छोटे पाकिस्तान। सरकारें इस मुद्दे को अपने अपने सियासी फायदे के लिए अलग अलग तरीके से भुना रही हैं। हिंदुओं को तालिबानी बनाने के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। इस माहौल में यूपी में सरकार जनसंख्या नियंत्रण के उत्पाद मुफ्त बांटने की बात कर रही है, लेकिन इसके लिए जनता को सभी वर्ग का विश्वास अर्जित करना होगा। विश्वास अर्जित करने के लिए सबका साथ, सबका विकास करना होगा, जबकि ये महज नारा भर रह गया है। सत्ता भले ही मिल जाए, लेकिन इससे किसी धर्म और जाति को आने वाले दिनों में नुकसान उठाना पड़ेगा। अंशुमान त्रिपाठी, ईपी। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात करते हैं देश दुनिया के इतिहास की। ग्यारह जुलाई को 1930 में सर डॉन ब्रैडमैन ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ एक ही दिन में 309 रन बनाए थे। और 11 जुलाई 1995 में विध्वंसक युद्ध के बाद अमेरिका और वियतनाम के बीच एक बार फिर से कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हो गए थे। 11 जुलाई 1979 में अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काई लैब धरती पर गिरी और ये हिंद महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिरी थी। इसके गिरने से पहले पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जा रहे थे कि धरती पर कहाँ गिरेगा और कितना नुकसान होगा। स्काई लैब को लेकर तरह तरह के चुटकुले और साहित्य भी रचे गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कयास लगाया था कि स्काई लैब के गिरते ही पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और 11 जुलाई 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा पार किया। संयुक्त राष्ट्र ने 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और 11 जुलाई 2003 में प्रसिद्ध लेखक और नाटककार भीष्म साहनी का निधन हुआ था। और आज देश की पहली कॉमेडियन यानी मशहूर हास्य अभिनेत्री और गायिका टुनटुन उर्फ उमा देवी का जन्मदिन है। टुनटुन का असली नाम उमा देवी खत्री था। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। महज 13 साल की आयु में वो यूपी की मथुरा से
निकल गईं और गायिका बनने मुंबई पहुंच गईं। बचपन में ही उनके माता पिता नहीं रहे, इस वजह से अकेले ही रहीं। चाचा ने पाला। उन्होंने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली थी, लेकिन आवाज़ और गायन के अंदाज में नूरजहां और शमशाद बेगम की झलक मिलती थी। सो अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का ये गाना भी मिला और उसके बाद उन्होंने गायकी के क्षेत्र में अपनी खास पहचान बना ली। लेकिन धीरे धीरे वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें गायकी से वो वजन दूर ले गया और फिल्मों के अभिनय की ओर उसने मोड़ा। और अभिनय भी कैसा, हास्य अभिनय, जिसे नया क्षेत्र माना जा सकता है। खासकर किसी महिला हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने एक नया आगाज़ किया और एक नए जॉनर को, नए क्षेत्र को खोला। तो टुनटुन को याद करते हुए, उनके कुछ खूबसूरत और हंसी वाली तमाम तस्वीरों को, शॉट्स को याद करते हुए और कुछ खूबसूरत संगीत को याद करते हुए आज देश की बात के सफ़र को यहीं समाप्त करती हूँ। आप देखते रहिए APN। नमस्कार।